शुरू करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टूल, मैथमेटिकल टूल जिसको हम कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है फिजिक्स में। अगेन मैथमेटिक्स में आप इसको एक बार फिर से पढ़ोगे, लेकिन वो पढ़ा जाएगा 12th के एंडिंग में, लेकिन तब तक अगर हम वेट करेंगे तो फिजिक्स तो पूरी निकल चुकी होगी। ठीक है, तो अभी हमें जो वेक्टर्स पढ़ना है, बेहद जरूरी पोर्शन है वेक्टर, और जितना हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिक्स में जो भी है वो तो आप 12th में देखोगे। ठीक है, लेकिन अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हमारे लिए अभी है, तो हम शुरू करेंगे वेक्टर्स, और पार्ट 1 में हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए वेक्टर किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम वेक्टर्स में जाएं, हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? कोई बता सकता है व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिजिकल क्वांटिटी का। सपोज आप घर पे हो और आपकी मम्मा जो है आपको कुछ लाने के लिए की दुकान पे भेजती हैं। सपोज आपसे कहा कि आप जो है थोड़ा सा जाके शुगर ले आओ, ठीक है, चीनी ले आओ। तो आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाले से बोलते हो भैया या अंकल चीनी दे दीजिए, ठीक है, या फिर सब्जी दे, जो भी मंगाया। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा दुकान वाला? सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि कितनी चीनी चाहिए, हाउ मच। ये जो हाउ मच है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप उसको ये नहीं बोलोगे ना कि 1 kg 2 kg 3 kg, अब खड़े रहो दुकान पे, ठीक है, उसने पूछा कितना चाहिए, आप बोलो चीनी दे दो, चीनी। बोले अरे कितना चाहिए? नहीं भैया चीनी चाहिए मुझे, है तो वो ना वो यार पागल हो गया, बैठे रहने दो उसको, ठीक है, ही विल नेग्लेक्ट यू, वो देगा ही नहीं, आप ले ही नहीं पाओगे, ठीक है, यू विल नॉट, नहीं ला पाओगे, राइट। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? केजी, केजी मास, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। तो यहां पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मास 1 kg 2 kg 3 kg, ये केजी जो है फिजिकल क्वांटिटी है, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, जैसे टाइम हो गया, टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, कल आपका एग्जाम है, तो आप बोलोगे सर कितने बजे, कितने घंटे का। तो ये जो टाइम है ना, टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आपसे कहूं कि हम जाओ दुकान पे जाके कपड़ा ले आओ, तो आप बोलोगे सर कितने मीटर, ठीक है, कितने मीटर। आप बोलोगे मैं बहुत तेज गाड़ी चला लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा कि आपने किस मैक्सिमम स्पीड से गाड़ी चलाई। वो जो स्पीड वाला फैक्टर है ना, स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हमारी लाइफ में बिना फिजिकल क्वांटिटी के हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते, एक कदम आगे नहीं रख सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर quantities which are used to define our everyday life, used to define our everyday life, our everyday life, everyday life की को डिफाइन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है, बिना इनके हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। ठीक है, अब थोड़ी और टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो हम कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डेवलप द लॉस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन होगी। और द फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू लिख रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज which are used to develop the laws of physics। फिजिक्स के नियमों को बनाने के लिए जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है। बिना मास और बिना एक्सेलरेशन के डिफाइन किया आप फोर्स डिफाइन नहीं कर सकते हो, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड टू डेवलप द लॉस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल बोले कि भैया क्या क्या एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटी के, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, ठीक है, एसेट्रा। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। एंड में आप देखोगे एक रूम भर जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज से। ठीक है, तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर बाइफरगेट किया जाता है। किस में? फिजिकल क्वांटिटीज आर बाइफरगेटेड इनटू, फिजिकल quantities are further bifurcated into
पहला है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में हम इनको फर्दर बाइफरकेट करते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई? देखो, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें केवल आप मैग्नीट्यूड बता दो, सब सफिशिएंट है समझने के लिए। जैसे आप दुकान पे जाते हो, आपने कहा कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए, तो तुरंत दुकानदार क्या करेगा, 2 kg शुगर भरेगा पॉली बैग में और आपको दे देगा, लो, राइट। और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 kg शुगर, राइट। तो मास आपने बताया, जैसे 2 बोला समझ गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि कल आपका 2 घंटे का पेपर है, तो 2 आवर्स, जैसे ही 2 आवर्स बोला सब कुछ क्लियर हो गया, राइट। सब कुछ क्लियर हो गया कि हाँ बस इतने 2 घंटे का पेपर है, तो इसमें हो सकता है कि 20-25 सवाल होंगे, या फिर 30-40 सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 2-3 सवाल हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि 100 सवाल हो, राइट। तो एक आइडिया लग जाएगा आपको, 2 घंटे का पेपर। तो स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? दीस आर द क्वांटिटीज विच आर ओनली, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। द क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है इसमें, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई डायरेक्शन की यहां पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, राइट। फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड आपके लिए जरूरी होता है, उसमें कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज में, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी आवश्यक है और डायरेक्शन भी आवश्यक है। बिना डायरेक्शन के आप जो है अधूरे हो। जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज आप जो है मान लो किसी दूर के फ्रेंड ने आपको, आप उससे मिलने जा रहे हो, ठीक है। आपका कॉन्टेक्ट सिर्फ मोबाइल से है, अब ये भी नहीं है आपके पास, मान लो गूगल मैप नहीं है अभी, आपका कांटेक्ट सिर्फ आपका कांटेक्ट और आपके फ्रेंड का कांटेक्ट सिर्फ मोबाइल से, ठीक है। आपने बात की, उसने कहा कि एक काम करो ना, तुम इस चौराहे पे आ जाना, फिर मैं बता दूंगा कैसे आना। तो आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो और एक पर्टिकुलर चौराहे पे आके खड़े हो जाते हो। अब उस चौराहे पे कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 3 रास्ते हैं, एक रास्ते से आप आए हो, उसके अलावा 3 रास्ते और हैं, ठीक है। एक लेफ्ट, एक राइट और एक स्ट्रेट है। अब आपने वहां पे फोन किया फ्रेंड को, ठीक है। आपने फोन किया कि भाई मैं इस चौराहे पे बोला था तुमने, मैं आ गया हूँ, अब बताओ आप कहाँ पे आना है। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि एक काम करो, तुम ना 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते जाओ, 2 घंटे में पहुंच जाओगे, और फोन रख दिया, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन दी उसने? कम विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड विद इन 2 आवर्स यू विल रीच योर होम, और फोन काट दिया। अब आप बताओ, उसने स्पीड बता दी कि इस स्पीड से चलो, टाइम भी बता दिया कि इस इतने टाइम में पहुंच जाओगे, लेकिन जो असली चीज है वो नहीं बताई। कौन सी असली चीज? क्या मिस? अब आप बताओ, आप उस जगह से एक कदम भी आगे नहीं रख पाओगे इस इंफॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन है। इसने जो मेन चीज है डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बताया उसने कि किधर जाना है, लेफ्ट राइट या सीधे, ठीक है। यहां पे ये जो डायरेक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना डायरेक्शन के इस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन बताना बेहद जरूरी है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज की कैटेगरी में डालते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होना बेहद जरूरी है। बिना डायरेक्शन के लिए मीनिंगलेस है, बिना डायरेक्शन के ये मीनिंगलेस है। जैसे फोर्स की बात करें, किसी ने कहा इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो अब किधर लगाओ फोर्स, वो डायरेक्शन बताना जरूरी है, नीचे ऊपर दाएं बाएं, ठीक है। लॉजिकली आप गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो सब बेकार हो जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं कुछ क्वांटिटीज का एग्जांपल दूं, तो यहां पे जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। लेकिन यहां पर अगर आप बात करो, तो यहां पे आपके लिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। और भी आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज इस वेक्टर क्वांटिटी के ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। तो 2 ग्रुप, 2 बाइफर्केशन हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज के हमने 2 बाइफर्केशन कर दिया, एक स्केलर जहां पे केवल मैग्नीट्यूड ही
सब कुछ है। और यहाँ पे एक वेक्टर जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन बताना बेहद जरूरी है। बिना डायरेक्शन के ये मीनिंगलेस होगा, बिना डायरेक्शन के ये मीनिंगलेस होगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज में हमने इसको बाइफरगेट कर दिया। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम केवल और केवल वेक्टर क्वांटिटीज पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनका डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हमें चाहिए। तो अब रिप्रेजेंटेशन में हमें कुछ ऐसा टूल चाहिए जो डायरेक्शन भी दिखाए और मैग्नीट्यूड भी दिखाए। तो वो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एक एरो से। एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एरो, दिस इज ए एरो। एक एरो से हम हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो। एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हमने, जैसे मान लो फोर्स है या वेलोसिटी है, तो ये जो एरो है ना, ये है एरो का हेड। दिस इज हेड ऑफ एरो। ठीक है, दिस इज हेड ऑफ एरो, हेड है ये। ठीक है, और ये क्या है, ये कहलाती है टेल। और ये क्या है, ये है इसकी बॉडी। दिस इज बॉडी, हेड, टेल एंड बॉडी। हेड क्या बताता है, हेड बताता है डायरेक्शन। ठीक है, कि अगर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कोई इधर भाग रहा है। ठीक है, इधर की तरफ भाग रहा है। फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये वेक्टर, तो इसको हम कहेंगे ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो एरो का जो हेड है, इट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और ये जो बॉडी की जो लंबाई है ना, ये बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, द बॉडी लेंथ, एरो टेल्स अस द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ बॉडी, एरो हेड, एरो का जो हेड है, एरो हेड tells us the direction of vector quantity, direction of vector quantity, and length of arrow, length of the arrow, length of this arrow gives us the magnitude of this physical quantity, of this physical quantity। समझ आए? एरो से हम इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे किसी ने कहा कि हमें फोर्स लगाना है 10 न्यूटन का ऊपर, तो ऐसे बना दो अब 10 न्यूटन का। ठीक, ये किसी ने कहा मुझे तो सिर्फ 1 न्यूटन का बनाना है, तो 1 न्यूटन का बनाना है, तो ये ऐसे बनेगा। फिर इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 1 न्यूटन की होगी। कितनी होगी? 1 न्यूटन की। ठीक है, ये 10 न्यूटन का हो गया और ये 1 न्यूटन का हो गया। ये 10 टाइम्स छोटी बॉडी होगी इसकी। एरो तो वही है, क्योंकि डायरेक्शन अगर हमें सेम रखना है तो वही रखना है। ठीक है, लेकिन जो बॉडी लेंथ है वो घट जाएगी। अब इसका हमें एक नाम देना पड़ेगा। लेट अस गिव नेम। ठीक है, तो नेम जैसे मान लीजिए इसको हम कह दिया ए वेक्टर। ये कैसा वेक्टर है? ए नाम है इसका। तो इसको कैसे लिखना है? ए बनाना है और ऊपर एक वेक्टर का साइन बना देना ऐसे, ए वेक्टर। ठीक है, कैसे पढ़ना है इसको? ए वेक्टर। इसको दे सकते हो बी वेक्टर, इसको दे सकते हो सी वेक्टर, इसको दे सकते हो क्या? सी वेक्टर। ओके, ए के ऊपर एक एरो बना देना है। ठीक है, ए के ऊपर एक एरो, और एरो हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे इधर की तरफ। ठीक है, ऐसे नहीं कि अगर ये बी ऊपर जा रहा है तो ऐसे बना दिया, नहीं। या फिर कोई इधर है तो ए में ऐसे बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपका जो एरो है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, इसके ऊपर ए वेक्टर हमेशा किधर बनेगा? RHS की तरफ एरो बनाना है। ठीक है, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, डी वेक्टर हो गया, पी वेक्टर हो गया, क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, कोई सा भी वेक्टर हो, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा इसकी बॉडी लेंथ से। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बनाओगे? ए वेक्टर ऐसे बनाओ और इसका ऐसे बना दो, ये मैग्नीट्यूड। 2 लाइन बना दो। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, मॉड कहलाता है, मॉडुलस बताता है। तो ए वेक्टर का
मैग्नीट्यूड, ये क्या बताएगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये सिर्फ 10 न्यूटन बताएगा, डायरेक्शन नहीं फिर यहाँ पे वैलिड होगी। ओके, डायरेक्शन यहाँ पे हम स्किप कर देंगे, डायरेक्शन को, डायरेक्शन हम नहीं फिर बताएंगे क्योंकि हमने मॉड लगा दिया है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हमें अब इंटरेस्ट है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। समझ आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, मॉड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूसेन बोल्ट इज रनिंग दिस ग्लोरियस रेस, तो सपोज ही इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज ही इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे इसके वेक्टर को जो है थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड का, और इधर दौड़ रहा है तो इधर एरो होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, अभी ईस्ट लिख देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। यहीं पे एक बच्ची मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है, तो इसके कंपैरिजन में अगर हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो इसका जो लेंथ है वो केवल 1/10 होगा इसका, लेकिन एरो वहीं पे होगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर का, ये वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है, और यहीं पर अगर वो दूसरी डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो हम इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर कर देंगे। ठीक है, ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, सो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। ओके, समझ आ गया किस तरह से एरो हमें बनाना है, और एरो का हेड क्या बताता है, एरो की बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नथिंग बट जो बॉडी लेंथ है, जो बॉडी की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ एरो gives us magnitude of a vector, magnitude of a vector, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन देता है, एरो की, एरो का जो लेंथ है। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है हमें, ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जैसे 10 न्यूटन ईस्ट, तो अच्छा अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जैसे ए वेक्टर, इसको अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, किसी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। 5 न्यूटन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, 1 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, किसी भी वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर इन, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, ए कैप लगा देते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा इसके बारे में। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर बन जाएगा, सिंगल यूनिट लेंथ। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में आ गया यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर अब हम अलग अलग टाइप के वेक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास इधर है, ये वेक्टर है, किसी ने कहा ये इधर वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर बताओ, इसका यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो इसकी है। ठीक है, ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 बट डायरेक्शन इज सेम एज दिस वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी बट डायरेक्शन इज सेम एज दिस, लेट्स से ये है यूनिट वेक्टर, ये ए वेक्टर है, तो ये हो गया ए कैप। रिप्रेजेंटेशन के लिए ए कैप होता है। यूनिट वेक्टर, इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ए वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ए वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ in same direction, in same
direction. A vector of unit length in same direction. It is represented by, a unit vector is represented by symbol A और उसके ऊपर एक टोपी पहना देंगे, A को टोपी पहना देंगे, ठीक है, टोपी पहनाई किसी को आपने, ठीक है, यहाँ पे A को टोपी पहना देंगे, A कैप, इसका नाम क्या होगा, A कैप, ठीक है। तो A कैप क्या हो जाएगा, A वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, A वेक्टर अपॉन मॉड A, A वेक्टर अपॉन मॉड A इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में, A वेक्टर की डायरेक्शन, तो ये A वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। इट इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, it is a vector of same magnitude, sorry, a vector of unit magnitude but same direction as this। तो ये a वेक्टर है, इसके मॉड से आप डिवाइड कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाए, ठीक है। ये याद रखो, a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड a इज नोन एज यूनिट वेक्टर। a कैप इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई कहे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, ठीक है। कोई पी कैप लेके आया कि पी कैप का मैग्नीट्यूड, तो कहीं पर भी कैप लगाओ उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, कहीं पे भी कैप लगाओ मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर आपके सामने दे रखे हैं और कहें कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन है इन दोनों वेक्टर्स की इक्वल होने की। सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ओके, ये दो वेक्टर्स हैं। अगर ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं, if these two vectors are equal, then क्या होना चाहिए, तो उनका एक तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और दूसरा उनकी डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। Two vectors are said to be equal if their magnitude and direction both are same। A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। A वेक्टर and B वेक्टर are said to be equal vectors if their direction and magnitude both are same एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। कि यानी कि अगर ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। आप 10 न्यूटन और 10 मीटर पर सेकंड को बराबर इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते हो, they are not equal vectors because they are representing different physical quantities। तो two vectors are said to be equal, two vectors are said to be equal if they represent same physical quantity and have same direction and equal magnitude, समझ आ गया। इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं, कि उनका फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम, तब जाके आप कहोगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, देखिए नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर इधर है, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, एक वेक्टर इधर है, तो दूसरा वेक्टर नेगेटिव क्या कहलाएगा, इधर की तरफ, उसकी डायरेक्शन सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो इसको हम कहेंगे दिस इज माइनस ए वेक्टर whose magnitude is same but the direction is opposite। negative vector is a vector whose magnitude is same but direction is opposite, ठीक है। a vector is said to be negative of other vector, so a vector of same magnitude and opposite in direction, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरा -10,
तो इन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स एंड ऑब्वियसली दे मस्ट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, राइट। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे कि नाम बता रहा है को इनिशियल, मतलब जो इनिशिएट होते हैं ना वो एक ही जगह से इनिशिएट होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये हो गया, तो ये सारे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर। तो इनका जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है ना, इनिशियल जो पॉइंट है सभी का सेम है, इन सबको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर हुज ओरिजिनेटिंग पॉइंट इज सेम, जो एक ही जगह से निकल रहा हूं, ठीक है, या इन सभी की टेल एक ही जगह पर हो। ए वेक्टर हुज टेल इज एट वन पॉइंट, वेक्टर्स whose tail is at one point, एक पॉइंट पे इनकी टेल है, whose tail is at one point are known as co-initial vectors, co-initial vectors, इनको हम co-initial vectors कहते हैं। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर, तो नाम ही बता रहा है कोलिनियर मतलब कोलिनियर लाइंस जैसे होती हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये भी कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि इसको आप यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन सेम है, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शंस, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया, वेक्टर्स हैविंग same direction, vectors having same direction are known as collinear vectors, are known as collinear vectors, vectors having same direction are known as collinear vectors, ठीक है। वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करें, कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोप्लेन मतलब एक ही प्लेन में जब वेक्टर्स होते हैं तो उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सारे वेक्टर्स ना एक ही प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है। अब यहाँ पे अगर कोई वेक्टर मैं ऐसे बनाऊंगी, ऐसे है ये वेक्टर, अभी देखो बोर्ड से बाहर भाग रहा है, ठीक है, बोर्ड से बाहर या बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो फिर वो कोप्लेनर नहीं होगा। ये सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में, इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, द वेक्टर्स एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स इन सेम प्लेन, वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, किसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये ए वेक्टर है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2a वेक्टर, यानी ए वेक्टर का डबल हो जाएगा। डबल का मतलब क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड इसका डबल हो जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर का मतलब है कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो देखो डबल हो जाएगी, मैग्नीट्यूड इसकी डबल हो जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगा। और अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड आधा रह जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। जैसे 2a वेक्टर हो गया, दिस इज हाफ वेक्टर, हाफ ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ये ए वेक्टर है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर का मतलब है कि वेक्टर को जब हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वो स्केलर है, जैसे 1 से बड़ी वैल्यू है तो वेक्टर के साइज बढ़ जाएगा, 1 से छोटी वैल्यू है तो वेक्टर का साइज घट जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा ए वेक्टर का मतलब क्या है, लैम्डा एक कोई स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर will change lambda times but direction will remain same। अच्छा, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, अगर मान लो ये लैम्डा नेगेटिव है, -2 है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं कि डायरेक्शन सेम हो, डिपेंड करता है कि वो स्केलर क्वांटिटी कितनी कौन सी है, -2 है, -3 है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, इससे हम आगे की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इसी से ड्राइव होंगे।
क्या है ये प्रॉपर्टी? ये कहता है कि अगर आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, ये वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, अगर हम इस वेक्टर को अगर हम इस वेक्टर को अगर हम इस वेक्टर को इसके पैरेलल कहीं पर भी सिलेक्ट करो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं पे भी सिलेक्ट कर दो, यूनिवर्स में कहीं भी ले जाओ, लेकिन इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर ये वेक्टर ना अनचेंज कहलाता है। वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर को हम उसके पैरेलल लेके स्लाइड कराते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अनचेंज रहता है। उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो वेक्टर अनचेंज रहता है भाई, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो वैसे ही हमने अनचेंज रखा, तो वो वेक्टर ए वेक्टर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को ना एक जगह रहना जरूरी नहीं है, एक वेक्टर को एक जगह रहना जरूरी नहीं है। अगर ऐसे 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 पैरेलल जाना, ऐसे नहीं होना चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोटा बड़ा साइज भी नहीं होना चाहिए। अगर ये वेक्टर ऐसा है, ऐसे ले जाओ, ठीक है, ऐसा है, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कहीं पर भी रख दो आप, वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेक्टर चेंज हो गया, हल्का सा भी घुमा दिया ना तो वेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। अपने उसके पैरेलल अगर ये स्लिड हो रहा है ना तो वेक्टर जो है वो अनचेंज रहेगा। ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके, तो इस वेक्टर को आप कहीं भी रख दो उठा के, जैसे हमने यहां से उठा के यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, कहीं भी रख दो, एनीवेयर, तो ये अनचेंज रहेगा। जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर रहेगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन मस्ट नॉट चेंज, डायरेक्शन must not change. Also, magnitude must not change. Magnitude must not change. मैग्नीट्यूड भी इसका चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, तो वो वेक्टर अनचेंज माना जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे अगले, जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल बताना है, ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि ये दो वेक्टर्स हैं, सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर जो है, सपोज एक वेक्टर ये है, ठीक है, कहीं भी रखा हुआ हो सकता है, ये ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल बताना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर आप एंगल बताना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है? सबसे पहले स्टेप में आपको उनको पैरेलल शिफ्ट करके, बाय पैरेलल शिफ्टिंग ज्वाइन देयर टेल टू टेल। बहुत ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है तो सबसे पहला काम आपको करना है, दोनों की टेल से टेल जोड़ो, ज्वाइन देयर टेल टू टेल। ठीक है, स्टेप वन क्या है? स्टेप वन इज बाय पैरेलल शिफ्टिंग, बाय पैरेलल शिफ्टिंग, बाय पैरेलल शिफ्टिंग join the vectors by join the vectors by tail to tail, tail to tail, दोनों की टेल से टेल जोड़ दो, दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जोड़ दो। ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए मैं इस वेक्टर को किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर इधर है, ठीक है, मैं इसको इधर रखता हूं, और ये जो दूसरा वेक्टर इधर है, इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट करके दोनों की टेल से टेल जोड़ दी, ये टेल से टेल जुड़ गई। ठीक है, टेल से टेल जुड़ गई, ये टेल दोनों की टेल से टेल जुड़ गई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स की आप टेल टू टेल जोड़ दीजिए। ठीक है, अब टेल टू टेल जोड़ने के बाद ये जो एंगल होगा, ये छोटा वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो स्टेप टू क्या है? द स्मॉलर एंगल between these two vectors
is known as will be the angle between a vector and b vector. The smaller angle between a vector and b vector क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, छोटा वाला एंगल, कौन सा एंगल, छोटा वाला एंगल, ये कहलाएगा एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, समझ आ गया, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें दोनों की टेल से टेल जोड़ देनी है। फिर टेल से टेल जोड़ने के बाद क्या करना है, देखना है कि छोटा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल कौन सा है। देखो यहाँ पे कोई कहेगा सर एक ही तो एंगल बन रहा है, एक्चुअली ये भी एंगल कहलाता है, ये भी एक एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये एंगल रिप्रेजेंट नहीं करना है। जैसे मान लो ये 60 है, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 60, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री एंगल होगा कि 60 डिग्री एंगल होगा, 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, नॉट 300। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन करे कि हमें एक वेक्टर ये बनाया और दूसरा वेक्टर जो है, दूसरा वेक्टर इस तरह से, अभी कितना एंगल दोनों के बीच में, 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। अभी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए। अब इसके बाद देखो 90 से बढ़ रहा है, 120 हो गया, 130, 140, 150, 160, 170, 180 हो गया। ये एंगल हो गया दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल हो गया। इसके बाद अगर हम इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको फर्दर रोटेट कराएं, तो अब जो एंगल है, अब जैसे यहां पर है, तो अब ये वाला एंगल नहीं कहलाएगा। अब जो एंगल कहलाएगा वो ये वाला कहलाएगा। ठीक है, अभी तक तो 180 था, अभी तक तो 180 था, लेकिन अब 180 नहीं होगा। अब क्या होगा, अब ये छोटा वाला एंगल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहां क्या लिखा है, द स्मॉलर बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड। ठीक है, तो अब देखो, अब एंगल क्या हो गया, अब एंगल 180 से छोटा हो गया, तो अब फिर से 90 डिग्री हो गया, और फिर से घटते घटते 60 हो गया, 30 हो गया, और फिर 0 हो गया। तो अगर एक वेक्टर को हम रोटेट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल पहले बढ़ता है 180 तक, फिर घटता है 180 से 0। ठीक है, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड, if a vector is rotated, if b vector is rotating, then the angle between, देखो the smaller angle लिख लो यहाँ पे, the smaller angle, if b vector is rotating, if b vector is rotating, then the angle between, then the angle between a vector and b vector will first increase and then decrease. Increase कहाँ तक, first increase up to 180 degree, first increases up to 180 degree and then decreases to 0 degree, then decreases to 0 degree. Clear? समझ आ गया पूरा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है दोनों के बीच में। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज ये एक वेक्टर है, सॉरी, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर ये है। क्या हो रहा है, दूसरा वेक्टर जो है इधर ये है, ये दूसरा वेक्टर, और दोनों के बीच में ये एंगल है 120 डिग्री, ए वेक्टर बी वेक्टर। और आपसे पूछा जाए फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो जो हमारा स्टेप 1 है, क्या वो यहां पे फुलफिल हो रहा है। स्टेप 1 क्या है, ज्वाइन देयर टेल टू टेल बाय पैरेलल शिफ्टिंग। तो दोनों की टेल से टेल जोड़ो आप पैरेलल शिफ्टिंग करके। तो पैरेलल शिफ्टिंग करें अगर हम, तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे अगर, तो देखो मैं एक लाइन यहां बना लेता हूं। अगर मैं इस वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करता हूं, अगर मैं इस वेक्टर की यहां से पैरेलल शिफ्टिंग करूं, किधर से, यहां से,
तो पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल टू टेल जोड़नी है। तो देखो ऐसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे और ऐसे टेल टू टेल इधर जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ जाएगी, है ना। तो मैं पहले इसको यहीं पे बना के रखता हूँ, दूसरे डायग्राम में मैं टेल से टेल शिफ्ट करूंगा। ठीक है, वेक्टर कहाँ गया? तो ए वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर, और ये जो बी वेक्टर है ना ये वाला, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके मैं इधर जोड़ देता हूँ। ये देखो दोनों की टेल से टेल जुड़ गई, दोनों की यहाँ पे टेल से टेल जुड़ गई, और जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी इसकी वो ये है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये एंगल इसका 120 डिग्री है। तो ये एंगल क्या होगा, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? देयरफॉर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज हाउ मच? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, टेल से टेल जोड़नी है हमें, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के जो मैंने इधर मैं फिर से बनाता हूं, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का ये वाली जो साइड है इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, एक वेक्टर बना दिया, इस साइड को मैंने बी वेक्टर बना दिया, और इस साइड को मैंने सी वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर? ठीक है, कई बार ना ए वेक्टर जैसे ऐसे लिखना है तो ऐसे ना लिख के सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसे दिस और दिस, एक लाइन खींच देते हैं बस, एरो बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लाइन खींच दो, वो भी वेक्टर माना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार यहाँ पे तो केवल लाइन खींच रही है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, तो हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री है। यार मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे बनाना चाहता हूँ, वेट, यहां बनाते हैं। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ये जो ए वेक्टर है ना, इसको खिसकाएंगे आगे, और खिसका के आगे यहाँ पे देखो इधर खिसका देंगे। क्यों खिसकाया हमने? ताकि इसकी टेल से टेल जुड़ सके, टेल से टेल जुड़ सके, ए बी वेक्टर की और ए वेक्टर की। ए वेक्टर को हमने आगे खिसका दिया, तो ये जो एंगल है ना, टेल से टेल जोड़ने के बाद ये जो बड़ा एंगल है 120 डिग्री का, दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कितना है ये? 120 डिग्री का एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? देखो बी वेक्टर को आगे खिसकाओ, ये बी वेक्टर को मैंने इधर खिसका दिया, ये बी वेक्टर खिसक गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में भी 120 डिग्री ये वाला एंगल होगा। और सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल हो जाएगा? सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ये एंगल हो जाएगा, ये हो गया सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर हो गया, दिस एंगल इज 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल 120 है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में भी 120 है, और सी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में भी 120 डिग्री है। ओके, मतलब टेल से टेल जोड़ना है आपको, इतना ध्यान रखिए। टेल से टेल जोड़ने के बाद जो भी छोटा एंगल है वो दोनों के बीच में एंगल कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स कैसे होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की किसी वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर अनचेंज रहता है। और अगला है
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने सीख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको एक्सिस बना लेनी है, ठीक है। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने डिफाइन कर ली। इसको डिफाइन करने के बाद अब हम, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी होगी, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। जेड एक्सिस अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो जेड एक्सिस को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज जेड एक्सिस और इसके अंदर जो होगी ये माइनस जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ये अंदर मैंने डॉटेड बनाई है क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, ये बोर्ड के अंदर है एक्चुअली, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसमें एरो भी लगा देते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई हो गया, वो नेगेटिव जेड हो गया। अब यहां पर अगर हम एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं एक्स डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये यूनिट वेक्टर हमने बनाया एक्स डायरेक्शन, ये हमने यूनिट वेक्टर बनाया एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। क्या है ये, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन is represented by is represented by symbol I cap, I cap, ठीक है। I और उसके ऊपर कैप लगाते हैं। कहीं पर भी अगर I लिखा है तो आप दिमाग में समझ जाओ एक्स डायरेक्शन है, I cap। सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन y direction is represented by j cap and unit vector in z direction is represented by k cap, I cap, j cap and k cap, ठीक है। I cap ये हो गया, j cap ये हो गया और k cap ये हो गया, I cap, j cap and k cap, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर हो गया, I cap, ये हो गया j cap और ये हो गया k cap। k मतलब z एक्सिस, j मतलब y एक्सिस और I मतलब x एक्सिस, I cap, j cap, k cap, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस I cap, यूनिट वेक्टर इन y एक्सिस j cap एंड यूनिट वेक्टर इन z एक्सिस k cap, ठीक है। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अभी हमने यूनिट वेक्टर समझ लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अभी केवल ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज एक बच्चा यहां खड़ा हुआ है, ओके, एक बच्चा यहां खड़ा है, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन पे हमेशा टेल होगी, टेल इज ऑलवेज एट ओरिजिन, और हम इस जहां पे भी खड़ा है वहां पे इसका हेड रख देंगे। तो ये वेक्टर कहलाएगा, दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका नाम अगर ए है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और अगर ये 5,0 पे खड़ा है, 5,0 का खड़ा है, इसका मतलब है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है एक्स एक्सिस में 5 यूनिट आगे, एक्स एक्सिस में 5 यूनिट आगे। तो एक यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना बढ़ा देंगे। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी गिवन एज 5 आई कैप। अब देखो इसमें दोनों चीजें हैं यहां पे। 5 क्या बता रहा है, 5 बता रहा है मैग्नीट्यूड,
और आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। 5 बता रहा है मैग्नीट्यूड और आई कैप बता रहा है डायरेक्शन। यूनिट है तो मीटर लिख दो, जो भी यूनिट है इसमें, ठीक है। यूनिट अभी हम उस पर ज्यादा खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीखना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विल बी गिवन एज 5 आई कैप, 5 आई कैप, राइट। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग वो 5 यूनिट है, ठीक है। 1 1 1 1 5 बार यूनिट टाइम्स, ठीक है। तो 5 मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर कोई यहां खड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां पर है कोई, ये 4 है, 4 मीटर, 0,4 पे है बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? बी का पोजीशन वेक्टर इस तरह से बन जाएगा, ये बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 4 जे कैप, 4 जे कैप, ठीक है। इसी तरह से अगर z एक्सिस में है तो वो वैसे बन जाएगा, तो आई कैप जे कैप, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई, अगर कोई इस तरह से खड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन यहां खड़ा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3, 4,3 है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? पोजीशन वेक्टर बनाने का बेहद ही आसान तरीका है, टेल को हमेशा ओरिजिन पे रखना और हेड को इसके पास रख देना, ठीक है। ये तो होगी इसकी पोजीशन वेक्टर। अब यहां पे ध्यान से देखो तो इसका जो x कंपोनेंट है वो 4 है और y कंपोनेंट इसका 3 है, राइट। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को कैसे लिखा जाएगा कि 4 यूनिट्स तो ये x एक्सिस में है, 4 यूनिट्स x एक्सिस में है तो 4 आई कैप, और 3 यूनिट्स y एक्सिस में है तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। 4 आई कैप में है और 3 इसका जे कैप में, 4,3, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हम पाइथागोरस थ्योरम से बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 4 है, ये 3 है, तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। जो लंबाई है उस वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड होगा। तो कोई कहे कि भैया इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बता दो, तो यूनिट वेक्टर तो हमें बहुत अच्छे से पता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाई 5, तो यूनिट वेक्टर हो गया 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देखो आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये देखो ये हो गया 25/25 विच इज इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें, सपोज अब हम 3D प्लेन में देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो मैं यहां पे एक प्लेन बनाता हूं, सपोज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे 3D बनाना है, इस वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है।
ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया ये दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस क्योंकि मुझे यहाँ पे पिक्चर में लेके आना है, इस वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो ये जेड एक्सिस हो गई ऊपर वाली, ठीक है, ये जेड एक्सिस हो गई, और नीचे डेफिनेटली नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी, और ये ओरिजिन मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये चले हम 4,3 पे चले, ये 4 है और ये 3 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 4,3, 4i के प्लस 3j के हो गया ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज 4i के प्लस 3j। अब मान लीजिए यहां से अब ये ऊपर उठ रहा है 3D में, ये तो प्लेनर है, एक प्लेन में है 4i के प्लस 3, अब ये 3D में उठ रहा है, ऊपर ऊपर राइज हो रहा है ना, ऊपर राइज हो रहा है, तो इसका वेक्टर, अभी तो वेक्टर इस प्लेन में, अब ये ऊपर उठ रहा है ऐसे वेक्टर, ये ऊपर उठ गया, मान लेते हैं ये 5 यूनिट्स ऊपर उठ गया, कितने यूनिट ऊपर उठ गया 5, यहां से लेके यहां तक ये 5 यूनिट ऊपर उठ गया, 5 यूनिट ऊपर उठ गया, ये 5 मीटर अप इन वर्टिकली अप डायरेक्शन। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे मान लीजिए ए यहां पर है, ए पॉइंट, सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 3D में है ये अभी, ठीक है, इन 3D पोजीशन वेक्टर होगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बस ये k कैप वाला टर्म आ जाएगा। तो 3x 4,3 तो हमें दिख ही रहे हैं, 4i कैप है और 3j कैप है, और अब वर्टिकली अप यानी z एक्सिस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में हो गया 5k कैप, 4i कैप 3j कैप और 5k कैप, ठीक है, 3D में रिप्रेजेंटेशन हो गया ये 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड देखो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप ओरिजिन ये है हमारा, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉइंट लेट से बी एंड दिस इज ए। तो अब आप ये ट्राइंगल देखो OBA, OBA एक राइट एंगल ट्राइंगल है, OBA इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो OBA में जो OB डिस्टेंस है, OB वो मैग्नीट्यूड है, तो OB इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। तो OB कितना है, OB स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4i कैप 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे 5√2 आंसर आ जाएगा, 5√2 यूनिट, ठीक है। तो अब एक जनरल रिजल्ट हम निकल लेते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो a वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और a कैप क्या हो जाएगा, a कैप हो जाएगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये इससे हम डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया किस तरह से हमें एक वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट करना है, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, बहुत ही आसान है, आप एक बार समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेरी सिंपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज कोई बच्चा है जो यहां पे खड़ा हुआ है 5,0 पे खड़ा है, ठीक है, 5,0 पे खड़ा है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो हो जाएगा 5i कैप, ठीक है। अब ये यहां से खिसका
और यहां से खिसक के इधर चला गया 8,0 पे, 8,0 पे। तो इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया 8 आई कैप। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखो एस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, एस वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी हाउ मच, भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है ये वाला वेक्टर, यहां से यहां खिसक गया ये वेक्टर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखो और उसमें से इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल दो। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आपका ये है, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट, एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज दिस। तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, ये बच जाएगा बस, ठीक है। तो फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे यहाँ पे, तो 8 आई कैप माइनस 5 जे कैप, दिस इज इक्वल टू 5 आई कैप है ये, 5 आई कैप, दिस इज इक्वल टू 3 आई कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये तो 3 आई कैप इसका यूनिट हो गया, ठीक है। कोई कहेगा सर 3 आई कैप को क्या ओरिजिन पे होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप पैरेलल शिफ्ट करके कहीं पे भी रख सकते हो 3 आई कैप को। अब वो बता रहा है 3 यूनिट एक्स एक्सिस में, ओके, 3 यूनिट एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट है। और अगर डिस्प्लेसमेंट किसी और सेंस में भी होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए ए पर है, 4,3 पर है और ए से खिसक के यहाँ पे 6,4 पे आ जाता है, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्स एक्स कॉम्पोनेंट घटाएंगे, 6 आई था पहले, 4 आई था, 4 आई से 6 हो गया, तो 6 माइनस 4 2 आई, ठीक है। अब जे का हिसाब किताब कर लो, जे में पहले 3 पे था, 3 से खिसक के 4 पे हो गया, तो 4 माइनस 3 प्लस 1 जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हमें ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी गिवन एज फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई थिंक आई हैव ए क्वेश्चन, पर्सन मूव्स फ्रॉम पॉइंट, जैसे मान लीजिए पर्सन पहले यहाँ पर है 1 -1 2 पर है, और यहां से खिसक के क्यू पे जा रहा है -1 1 1, तो इसमें बोलो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो एक्स एक्सिस में देखो पहले 1 था, अब -1 हो गया, तो 1 से -1, तो फाइनल -1 है, तो -1 आई कैप प्लस ये 1 माइनस -1 1 माइनस -1 जे कैप प्लस 1 माइनस 2 के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और मॉड निकालना है तो मॉड भी निकाल सकते हो, √2 स्क्वायर, देखो -2 का स्क्वायर भी करोगे ना, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √4 + 4 + 1, दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका 3 हो गया, ठीक है। अब ये 3D में है, तो 3D में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप कंप्यूटर से विजुलाइज कर सकते हो, आप किसी प्रोग्राम में एंटर करके इन कोऑर्डिनेट्स को आप विजुलाइज कर सकते हो, लेकिन हम बोर्ड पेन और पेपर से बना पाना फीजिबल नहीं हो पाता है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे दे रखा कि अगर ए वेक्टर आपका है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो ए कैप बताओ। तो ए कैप बताने के लिए मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए, सो दिस इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाई 5, सो ए कैप इज इक्वल टू 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, 4/5 जे कैप, ये आपका ए कैप हो गया, ओके। नेक्स्ट इज ए बॉडी गोज 30 किलोमीटर साउथ, तो अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाने पड़ेंगे यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से स्टार्ट करना और 30 किलोमीटर साउथ जाना है पहले,
30 किलोमीटर साउथ गया, फिर एंड देन 40 किलोमीटर ईस्ट, तो यहां से फिर 40 किलोमीटर ईस्ट, 40 किलोमीटर ईस्ट। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल? तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो इट इज 40, 30 किलोमीटर, 40, -30, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा इसका 40 आई कैप -30 जे कैप किलोमीटर्स में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो √40² + 30²। डिस्प्लेसमेंट यही कहलाएगा ना, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। If a vector is this and b vector is this, then a vector plus 2b vector is, तो बोला a वेक्टर है i + j + k और b वेक्टर है 2i + k। तो a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर क्या हो गया? a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू i + j + k प्लस ट्वाइस ऑफ b वेक्टर इज 2i + k, 2i + k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 2 जब 4, तो 1 + 4 यानी 5i कैप, और जे कैप तो अकेला है और के कैप में एडिशन करेंगे तो 2 + 1 3 के कैप, तो 513 यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ए वेक्टर है 2i + 2j, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। देखो इन वेक्टर्स को ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो वेक्टर्स हैं उनको आप विजुलाइज करो, दिमाग आंख बंद करके ना उनको देखो 3D में। जैसे अगर मैं कहूं आपका आई कैप, तो आप एक्स एक्सिस में ऐसे बना लो, दिमाग में ऐसे क्लियर बनना है, दिमाग में एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। अभी दोनों एक्सिस बनाओ, सारी एक्सिस मत बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ। अब मैंने आपसे कहा आई कैप, तो तुरंत एक ऐसा वेक्टर रख लो, ठीक है। आपसे कहा जे कैप, तो ऐसे रख लो। तो एक्स एक्सिस के साथ जे कैप वाला कितना बना रहा है? 90 डिग्री, राइट। तो अगर मैं अब आपसे कहूं आई कैप प्लस जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप मतलब 1,1, तो 1,1 बिल्कुल बीचों बीच जाएगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है। दिमाग में बनाओ, ऐसे विजुलाइज करो, ऐसे विजुलाइज करो, दिमाग में बहुत जोर लगाओ ताकि दिमाग ना थोड़ा शार्प हो, विजुलाइजेशन पावर बढ़े यहाँ से, ठीक है। जितना आप विजुलाइज करोगे फिजिक्स में उतना ही आपको अच्छा लगेगा और मन लगेगा पढ़ने में। तो आई कैप प्लस जे कैप इधर जा रहा है, तो अब आप क्या बता सकते हो एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? अब क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा होगा? 45 डिग्री बना रहा, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ ये बना रहा होगा कितना? 45 डिग्री। अब ये 2i + 2j, तो 2i + 2j कितना बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ? ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, तो 2i + 2j का मतलब 2 इधर और 2 इधर, तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट आ गया 2i + 2j। सो दिस वेक्टर इज 2i + 2j, राइट, 2i + 2j। कितना एंगल हो गया ये एंगल हो गया 45 डिग्री। दिस एंगल बिकेम 45 डिग्री, दिस एंगल बिकेम 45 डिग्री, है ना। साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है ना एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। अगर आपसे कहूं मैं, सपोज एक वेक्टर है -i + j, -i + j, तो -i + j किधर बनेगा? -i मतलब -1 इधर, +j मतलब 1 ऊपर, ठीक है। तो -i + j का मतलब है 1 और +1 इधर, ऐसे बन जाएगा -i + j, ठीक है, -i + j। तो ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखो तो 90 + 45। ओके, अब आपसे कहूं -j कैप, तो विजुलाइज करो -j कैप किधर बनेगा? -j कैप इधर बन जाएगा, ओके। तो ये बिल्कुल दिमाग में बनाना है, पहले दिमाग में बनने लगे ना, आंख बंद करके वो वेक्टर दिखाई दे गया ना आपको, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सही आंसर से। सही आंसर आएगा आएगा और आएगा, आना पड़ेगा उसको, ओके। तो अगला है आई कैप प्लस √3 जे कैप, आई कैप प्लस √3 जे कैप। ये एंगल कितना बना रहा है भाई? वाई एक्सिस के साथ। तो इसको बनाते हैं पहले, आई कैप यानी 1 इधर और √3 इधर, आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो ये जो वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा? इस तरह से बन जाएगा, आई कैप प्लस √3 जे कैप, ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, ओके। आई कैप प्लस √3 जे कैप,
आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, तो ये रूट थ्री हो गया और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप tan 60 लगाओगे तो tan 60 कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन 1, तो देयरफॉर सॉरी tan थीटा इज रूट थ्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री क्लियर कट दिख रहा है। तो एंगल बिटवीन, अच्छा वाई एक्सिस के साथ बताना है, तो वाई एक्सिस अगर ये 60 डिग्री है तो वाई एक्सिस के साथ हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एंगल विद वाई एक्सिस इज 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ए वेक्टर इतना है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 8j प्लस 7k, और बी वेक्टर कितना है 3i प्लस 2k। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब 2i है और 3i, 2i और 3i को जोड़ दो तो कितना हो गया 5i। यहाँ पे 8j है, यहाँ पे 0 है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 है तो 8 प्लस 0 तो 8j क्या हो गया, और यहाँ पे 7k, यहाँ पे 2k तो प्लस 9k हो गया, ये आपका आंसर हो गया 5i 8j 9k। तो क्या बोल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये 5 कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग 5 है। ठीक है, ए बी वेक्टर हमें बताना है। देखो ए बी वेक्टर, ए इधर है और बी इधर है, तो क्लियर कट है ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल, ये -8 है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, तो पहले 6 था, अब 6 से सीधा -8 हो गया, तो ये हो जाएगा -8 -6 आई कैप प्लस, ठीक है यहां लिख रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल टू -8 -6 आई कैप प्लस ये 2 और 3, 2 -3 जे कैप प्लस 4 -8 के कैप, 4 -8 के कैप। ठीक है, तो ये -14 आई कैप माइनस जे कैप -4 के कैप, ये आंसर हो गया हमारा ए बी वेक्टर का। ओके, ए बी वेक्टर का आंसर हो गया। तो यहां पर अपन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर सीख लिया है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कोप्लेनर, कोइनिशियल, शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर अनचेंज रहता है पैरेलल शिफ्टिंग से। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सीख लिया है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बाद वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई कैप जे कैप के कैप वाला फॉर्मेट। ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जेड एक्सिस में कैसे जाना है। ठीक है, और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन की। ठीक है, वेक्टर एडिशन का क्या कंसेप्ट है और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट।